मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज जो कि ये क्लास का जो लेक्चर है इसके लिए एक सब्सक्राइबर ने डिमांड किया था। तो इसमें आज हम लोग जो है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल को समझने का प्रयास करेंगे। और आज जो है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 कार्यपालिका में, जिसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, वहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे सामने पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52। इसमें देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए यहाँ पे, और राष्ट्रपति होगा। उसी के साथ आर्टिकल 52 में देखिएगा ये हो गया। अब आर्टिकल 53 में देखिए संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह हो गया आर्टिकल 53। और आर्टिकल 53 के 2 में देखिए पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। ये आर्टिकल 53 का 2 है। उसी प्रकार आर्टिकल 53 के 2 के बाद आता है आर्टिकल 53 का 3। आर्टिकल 53 के 3 में देखिए, आर्टिकल 53 का 3 ये रहा। इसमें कि अनुच्छेद की कोई बात के बारे में बताया गया है, जिसमें कि 53 के 3 के क में देखिए, क में बताया गया है कि किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति की अंतरित करने वाले नहीं समझी जाएगी। इस प्रकार आर्टिकल 3 के ख में राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों की विधि द्वारा कृत्य करने के संसद की निवारित नहीं होंगी। ये हमारा आर्टिकल 3 का ख था। तो नेक्स्ट में आर्टिकल हम देखते हैं 54, जो कि देखिए आर्टिकल 54 में जो बताया गया है, ये देखिए आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाए। तो इसमें देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन गण के सदस्यों के करेंगे जिसमें कि कौन कौन है इसमें शामिल। इस राष्ट्रपति के निर्वाचन सदस्य में कौन कौन शामिल होते हैं, इनके बारे में बताया गया है 54 के क में। देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और ख में दिया गया है राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। उसी तरह से इसका अगर स्पष्टीकरण करें तो इसमें देखिए कि इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में होगा, ये बताया गया है। उसी तरह से आर्टिकल 55 की बात करें तो इसमें देखिए आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कैसी रीति होनी चाहिए। तो इसमें देखिए आर्टिकल 55 के 1 में क्या किया गया, इसमें कहा गया जहाँ तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी। नहीं, जो भी राज्य के प्रतिनिधि आएंगे सबकी जो वैल्यू होगी वोटों की वो सेम होगी। उसी तरह से आर्टिकल 55 के 2 में देखिए, 55 के 2 में क्या कहा गया है कि राज्यों में, आर्टिकल 55 के 2 में क्या गया है कि राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों में संघ में समतुल्यता प्राप्त करने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा की प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार हैं
उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, यानी किस नियम से इसको किया जाएगा, ये चीज़ इसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला है कि किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यह एक फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। नेक्स्ट है इसका ख। तो ख में देखिए क्या गया है, ये भाग 5 का ही है। ख में देखिए, यानी यदि 1000 से उक्त गुणित को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड क में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक जोड़ कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर ये क्या कहते हैं कि शेष 500 बच गया या उससे कम नहीं हुआ, 500 से कम नहीं है, तो उसके उपखंड में जो है कि बताया गया नियम कि प्रत्येक सदस्य के मत की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। उसी तरह से ख में देखिए कि संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या जो होगी जो उपखंड क और ख के अधीन राज्यों की विधानसभाओं की सदस्यों की संख्या के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। इसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्न की अपेक्षा की जाएगी। जो आधे से अधिक होगा उसको एक गिना जाएगा और अन्य भिन्न की अपेक्षा होगी। उसी तरह से इसके 3 में जो दिया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो हमेशा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। उसका अनुच्छेद में स्पष्टीकरण कहा गया है कि इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेरित है जिसके सुस्वागत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। ये हमारा जो है कि भाग 5 के आर्टिकल 55 के जो उपखंड हैं वो है। अब देखिए स्पष्टीकरण के बाद जो कि इसमें और कहा गया है कि परंतु इस स्पष्टीकरण में अंकित अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुस्वागत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाए कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देशित है। यानी ये जो नियम है, इसका जो जनगणना का नियम है, इसमें जो आंकड़ा होगा ये 2026 जब तक ये आ नहीं जाती है, उसमें जनगणना नहीं हो जाते हैं, तब तक ये 1971 की जनगणना को ही माना जाएगा। आर्टिकल 56 में देखें तो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, पद के बारे में बताया गया वो कितने वर्षों तक रहेंगे। तो राष्ट्रपति अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। क्या है? पहला कंडीशन है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। यानी राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। इसके
56 क में दिया गया है और 56 ख में देखिए, इसमें जो है कि संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। यानी अगर संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति करने लगेगा तो उसको अनुच्छेद 61 के जरिए जो है कि पद से हटा दिया जाएगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 56 के ग में जो बताया गया है, इसमें बताया कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर राष्ट्रपति की पदावधि खत्म हो गई है लेकिन चुनाव नहीं हुआ है और नए उत्तराधिकारी, नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, तो तब तक वो अपने पद पर आसीन रहेंगे। ये 56 के ग में बताया गया है, जो कि उपअनुच्छेद 1 के अंतर्गत आ रहा है। उसी 56 का दूसरा के खंड 1 के परंतु खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबंधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। यानी अगर उपराष्ट्रपति को संबंधित त्याग पत्र किया जाए तो उसकी सूचना जो लोकसभा के अध्यक्ष को अवश्य दी जानी चाहिए। ये 56 आर्टिकल के 2 हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 57। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की पात्रता के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें देखिए पात्रता क्या है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपखंडों के अधीन रहते हुए भी पद के लिए पुनर्निर्वाचित का पात्र होगा। यानी कोई व्यक्ति अगर रह चुका है तो इसके लिए जो है कि राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपखंडों के अधीन रहते हुए भी क्या करने गए पद के पुनर्निर्वाचन का पात्र, यानी पुनः उस पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। आर्टिकल 58 में देखिए, आर्टिकल 58 में जो बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यता है क्या है। 58 के 1 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह क्या होगा, पहला भारत का नागरिक होगा, दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यानी लोकसभा सदस्य को निर्वाचित होने के लिए उनके पास योग्यता हो। उसके बाद है आर्टिकल जो कि 58 का 2, इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन उक्त अथवा उक्त सरकारों में किसी नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ पद धारण करता हो है तो राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसा पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। इसकी अगर रीजन की बात करें तो इसमें जो रीजन है ये है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। तो ये अनुच्छेद 58 के 2 के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 59, जिसमें कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्त है ये बताया गया है। तो अनुच्छेद 59 के क में देखिए कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना
स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया था। यानी ये समझ लिया जाएगा कि आप जो है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन से पहले उस पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। ये अनुच्छेद 59 का 1 है। अनुच्छेद 59 के 2 में देखिए, अनुच्छेद 59 के 2 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ पर धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 59 के 3 में बताया गया कि राष्ट्रपति बिना किराया यानी बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। यानी जो राष्ट्रपति बनेगा तो उसके रहने के लिए जो घर है उसको कोई किराया देने की जरूरत नहीं होगी। और उपलब्धियों, भर्ती और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, जब तक इसे नियमित इस प्रकार उपलब्ध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों जो दूसरे अनुसूचित में निर्दिष्ट है कोई हकदार होंगी। बताया गया जो भी अधिकार है दिया गया संविधान के संसद के विधि में, वो सभी अधिकार इनको प्राप्त होंगे, यानी राष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। उसी तरह से राष्ट्रपति की चौथी अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जो है बताया गया है कि ये देखिए, उपराष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। जो उनके जो भत्ते हैं इनकी पदावधि के दौरान उनको कम नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 59 के 4 में बताया गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट अनुच्छेद 60 में अगर बात करें तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 7 में देखिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपने पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य उपस्थित में उच्च, अगर वो मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपबंध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित रूप से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि ये इस एक प्रतिज्ञान पत्र है, जैसे इसमें लिखा है, क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो शपथ लेंगे तो वो अपना शपथ में अपना नाम लेंगे कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान की विधि और परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये अनुच्छेद 60 में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में देखिए बताया गया है क्या, अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में देखिए, अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाए। तो चलाने की प्रक्रिया के बारे में 61 में बताया गया है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। यानी अगर संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आती है तो उस पर संसद के किसी भी सदन में पहले आरोप लगाया जाएगा। उसके बाद जो है कि दूसरा है कि ऐसे कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, इसमें कंडीशन दिया है कि 61 के ख में 61 के 2 के क में दिया गया है कि ऐसा आरोप लगाने की पदस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्ताव किया जाए, जिस पर उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया जाएगा। यानी अगर संसद के किसी भी सदन में जो एक राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाने की बात की जाती है तो 14 दिन पहले और उस कुल सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रकट करने के
बाद ही, उनको सूचना देने के बाद ही उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। उसी तरह से 61 के जो है कि ख की बात करें, 61 के ख में देखिए, 61 के ख में बताया गया है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या, 61 के ख में बताया गया है क्या कि उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया। ये भी मेंशन किया गया है, यानी कम से कम 1/4 सदस्यों का ने हस्ताक्षर करके अगर ऐसा प्रस्ताव पारित किया तब हो सकता है। दूसरा है कि उस सदन की कुल संख्या कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प पारित नहीं किया गया। और 61 के 3 में देखिए बताया गया, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। उसी तरह से 61 के 4 में बताया गया है कि यदि अन्वेषण परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प के राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति के उसके पद से हटना होगा। जब ये प्रभाव साबित होगा तो उसी तारीख से इनको हटना होगा। नेक्स्ट देखिए, तो आर्टिकल 62 में, अनुच्छेद 62 में क्या गया है। अनुच्छेद 62 में देखिए, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में बताया गया है। इसमें 62 के 1 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि की समाप्ति की हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्व कर लिया जाएगा। यानी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, ये राष्ट्रपति के पद को समाप्त होने से पहले ही पूर्ण कर दिया जाए, ताकि समय रहते उसी डेट में, जिस डेट में राष्ट्रपति का जो है कि त्याग पत्र लिया जाएगा, उसी डेट में जो कि नए राष्ट्रपति अपना पद संभाले। आर्टिकल 62 के 2 में अगर देखें, आर्टिकल 62 के 2 में देखें, यहाँ देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र से हटाए जाने या अन्य कोई कारण से हुई, उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथा और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के बंदों के अधीन रहते हुए उसकी पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूर्व अवधि पद धारण करने का हकदार होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें कि इसके आगे की वीडियो भी आपको देखने के मिलेंगे। और ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, ये पूरी ऑथेंटिक कंटेंट है। इसमें कोई भी जो कि खामी नहीं के बराबर है। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करेंगे, ताकि आगे की वीडियो को मैं बना सकूं। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका भी हमें पता चले। तो मित्रों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर एक्टिवेट कर लें सब्सक्राइब करके, ताकि ये वीडियो आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।